प्रिय भाई बहनों, सुप्रभातम। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के अंतर्गत समुदाय एवं वन संरक्षण का टॉपिक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो हमारा समुदाय, हमारा समाज जो रहा है वह वन संरक्षण के प्रति कितना संवेदनशील रहा है, वनों के प्रति, वृक्षों के प्रति कितना संवेदनशील रहा है और किस प्रकार से वृक्षों की रक्षा, वृक्षों का रोपण, उसका पोषण, उसका विकास करता चला आ रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भाई बहनों, हम यदि देखते हैं इतिहास उठा करके तो प्राचीन काल में, वैदिक सभ्यता में भी हम देखते हैं तो हमारे यहाँ के लोग वनों, वृक्षों, जीव जंतुओं की पूजा उपासना करते रहे हैं। यहाँ तक कि देवता के समान, जैसे पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष और ऐसे अनेक वृक्ष जिसमें देवता वास करते हैं, ऐसा मान करके उसकी पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं, उसका रक्षण पोषण करते चले आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, आज भी हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, अर्थात अगर एक पेड़ की हम रोपाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका पोषण, उसका विकास करते हैं, उसके प्रौढ़ अवस्था तक हम देखभाल करते हैं, तो वह हमारे लिए 100 पुत्र के समान है। अर्थात हमारे आने वाली पीढ़ियों, कई पीढ़ियों को वह ऑक्सीजन, छाया, फल प्रदान करेगा और हमारे पर्यावरण को रक्षण करेगा, हमारे पर्यावरण को संतुलित करेगा, पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित करेगा। इस प्रकार का हमारे पूर्वजों ने ये विचार रख करके और पेड़ों की रक्षा किया और पेड़ों को हमारे धर्म से जोड़ दिया, वनों को हमारे धर्म से जोड़ दिया। वनों में वन देवी का निवास था और वन देवी के निवास के नाते से उसके वनों की हम रक्षा करेंगे, वनों के प्रति हम श्रद्धा अर्पित करेंगे, श्रद्धा और विश्वास जगाया। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारा जो समुदाय रहा है, हमारा जो समाज रहा है, वो वनों के प्रति संवेदनशील रहा है, वनों के प्रति जागरूक रहा है, जिसके कारण इतनी जनसंख्या होने के बावजूद विश्व के दूसरे नंबर का देश है भारत जनसंख्या की दृष्टि से, परंतु जितना प्रदूषण दूसरे देशों में है, पश्चिमी देशों में है, उतना प्रदूषण भारत में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग वनों का संवर्धन किए हैं, वनों का रक्षण किए हैं, वनों का विकास किए हैं, वनों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित किए हैं, वनों के प्रति अपनी पूजा पद्धति को जगाए हैं। इस नाते से वनों का जितना दोहन पश्चिमी देशों में हुआ है उसकी अपेक्षा भारत में कम हुआ है। हालांकि वनों का प्रतिशत अभी कम है भारत में। जो धरातल होना चाहिए वो धरातल का 35% भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, परंतु भारत में भी यह स्थिति नहीं बन पाई है। स्वतंत्रता के बाद वनों के पोषण के लिए, वनों के विकास के लिए, वनों की रोपाई के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। उन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप वनों का प्रतिशत बढ़ा है। जहां 21.54% वन क्षेत्र भारत में था, वहां अब जाकर के 24.40% हुआ है। ये 2017 के आंकड़े बताते हैं। वनों से संबंधित भाई बहनों, मैंने बताया था कि वन आयोग की स्थापना हुई थी। वन आयोग की स्थापना वनों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए की गई थी। यह 1965 ईस्वी में वन आयोग भारत में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार के कार्यक्रम चला करके समाज को जागृत करके और वनों के संरक्षण का प्रयास किया गया। हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता के बाद जब भारत की अंतरिम सरकार बनी, उसमें एक वन पर्यावरण मंत्री थे श्री के.एम. मुंशी जी। श्री के.एम. मुंशी जी ने 1950 ईस्वी में वन महोत्सव का कार्यक्रम चलाया। उस वन महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत भैया बहनों 1 जुलाई से और 7 जुलाई तक पर्यावरण सप्ताह के रूप में उसको मनाने के लिए शुरुआत, एक पहल की गई और आज भी हम सभी उसी वन महोत्सव के कार्यक्रम के चलते आज भी हम सभी और पूरा देश
1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाता है, जिसके अंतर्गत अनेक संगठन, जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो सरकारी संगठन हैं, सब मिल करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। ऐसे अनेक संगठन हैं जो गैर सरकारी हैं, एनजीओ हैं और स्वयंसेवी संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे और संगठनों के द्वारा पर्यावरण पखवाड़ा जुलाई में मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक उस पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के लोगों द्वारा, अनेक प्रकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जगह जगह किया जाता है, जिसके कारण आज वृक्षारोपण के परिणाम स्वरूप भारत में वनों का प्रतिशत, वृक्षों का प्रतिशत बढ़ा। हमसे छुपा नहीं है कि हम उद्योगों के विकास के लिए, हम अपने निजी स्वार्थों के लिए, धन कमाने के लिए और वृक्षों की कटाई करते चले आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये पर्यावरण का संकट हमारे सामने आकर के खड़ा है। बहनों, प्राचीन काल से जो हमारा समाज, जो हमारा समुदाय और विभिन्न प्रकार के देश में निवास करने वाली जनजातियां, ये सभी वनों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते चले आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं जो नागपुर पठार में मुंडा और संथाल जैसी जनजातियां पाई जाती हैं, वे जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की परिक्रमा करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। ऐसे अनेक जनजातियां जो बिहार और बंगाल में हैं, उन बिहार और बंगाल की जनजातियां इमली और आम के पेड़ों की परिक्रमा करते हैं। किसी अपने शादी विवाह के समय, अपने पवित्र अनुष्ठानों के समय वो इमली और आम के पेड़ों की परिक्रमा करते हैं। अपने पूरे उत्तर भारत में ऐसे कई समुदाय के लोग हैं जो वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं। तो हमारा जो समाज, हमारा जो समुदाय रहा है, वो वनों के प्रति, वनों के संरक्षण और पोषण के प्रति जागरूक रहा है, जिसके कारण भारत में आज भी 24% वन विद्यमान। भारत में अम्लीय वर्षा जैसी घटनाएं नहीं होती, भारत में क्षारीय वर्षा जैसी घटनाएं नहीं होती, त्वचा कैंसर जैसी घटनाएं नहीं होती, ओजोन क्षरण जैसी घटनाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि भारत अभी भी कहीं ना कहीं वनों के प्रति संवेदनशील होने के कारण, जागरूक होने के कारण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जागरूक होने के कारण और प्रदूषण से अधिकांश मात्रा में बचा हुआ है। यदि किसी देश में 33% भूभाग वनों से आच्छादित है तो वह देश प्रदूषण से बचा है। ये विज्ञान कहता है, ये जो है पर्यावरण अनुसंधान करने वाले लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि किसी भूभाग पर का 35% भाग वनों से आच्छादित है तो वह भूभाग और पर्यावरण प्रदूषण से बचा रहेगा। हम उसके करीब हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि अगर इसी प्रकार से संगठनों का प्रयास, समुदायों का प्रयास, विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रयास अगर ऐसे ही जारी रहा, ऐसे ही लोग जागरूक रहे, तो हम 35% लक्ष्य को हम जल्द ही 2-3 वर्षों में पूरा करेंगे। तो यदि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम 1952 ईस्वी में बनाई गई जो वन नीति थी, भारत की प्रथम वन नीति थी, उस वन नीति के लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। कितने वर्षों में? 1952 ईस्वी बनाई गई थी, आज 2020 चल रहा है। लगभग 68 वर्ष का समय बीत चुका, 70 वर्ष का समय बीत चुका और अभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से समुदायों और समाज की जागरूकता रही तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। भाई बहनों, अभी हम आपको कुछ अन्य समुदायों के बारे में बताते हैं, कुछ अन्य जातियों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके और वन संरक्षण का कार्य किया है। इसके लिए सर्वप्रथम नाम आता है, हम सभी इतिहास में पढ़े होंगे, श्री सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो विख्यात पर्यावरणविद थे, उत्तराखंड, आज वर्तमान उत्तराखंड है, पहले उत्तर प्रदेश था, उस समय वहां चमोली जिले में वो रहते थे और पर्यावरण पर अनुसंधान कर रहे थे। तो वहां
संरक्षण का कार्य किया। जब वो चमोली जिले में और वनों की कटाई के लिए कुछ ठेकेदार आए और सैकड़ों मात्रा में, हजारों मात्रा में वनों के पेड़ों की कटाई के लिए वो अग्रसर हुए, तो लोगों को जागरूक किया चमोली जिले में सन 1970 ईस्वी में और एक आंदोलन चलाया जिसका नाम चिपको आंदोलन। भाई बहनों, श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया जो वनों के संरक्षण के लिए आंदोलन था वह चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन यह 1970 ईस्वी में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया और इनके साथ जो और लोग शामिल हुए उसमें श्री कामरेड गोविंद सिंह रावत, श्री चंडी प्रसाद, भट्ट और श्रीमती गौरा देवी। ये पहली ऐसी महिला थी श्रीमती गौरा देवी जिन्होंने महिलाओं के तरफ से और वनों के संरक्षण के लिए नेतृत्व किया चिपको आंदोलन के अंतर्गत और महिलाओं को आह्वान किया। महिलाएं पर्याप्त मात्रा में और भारी मात्रा में हजारों महिलाएं आकर के चिपको आंदोलन में हिस्सा ली। एक गौरा देवी की प्रेरणा से और श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रेरणा से। इनके साथ कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट आदि लोगों ने मिलकर के और प्रयास किया। चिपको आंदोलन था क्या? चिपको आंदोलन यह था कि जब ठेकेदार आते थे वनों को काटने के लिए तो वहां के चमोली जिले के और विभिन्न गांवों के लोग उन वनों से लिपट जाते थे, गले लग जाते थे वनों से, वृक्षों से, और उस वृक्षों से लिपट करके यह कहते थे कि पहले मुझे काटो तब आप वृक्षों को काटो। अर्थात वो अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे एक पेड़ की सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार का जागरूक अभियान और 1970 के दशक में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने वनों के संरक्षण के लिए चलाया था। चमोली जिले के पूरे समुदाय के लोग गांव-गांव एकत्रित हो गए थे और वहां के वृक्षों की, वहां के वनों के संरक्षण हुआ। तो इस प्रकार से हमें भी करना चाहिए। हमारा एक दायित्व ये नहीं है कि हम वृक्ष लगा दिए और अपने दायित्व से मुक्त हो लिए। वृक्ष लगा दिए, लगाने के बाद उसको सिंचित करना, उसका रक्षण करना, उसका पोषण करना, उसके विकास की चिंता करना, और जब वह प्रौढ़ हो जाए और तब भी उसकी रक्षा इसलिए करना उसको कोई काटने ना पाए। आने वाले भविष्य के लिए वह वृक्ष एक सुनहरा पर्यावरण हमारा तैयार करे। इस नाते उसके जीवन काल तक, जब तक हमारा जीवन है तब तक उसकी हम रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को यह बता जाएंगे कि यह वृक्ष यह हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए देवता तुल्य है, हमको फल देता है, हमको छाया देता है। आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षा देकर के जाएं कि आने वाली पीढ़ी अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और जो लगाए गए वृक्ष हैं उनको संरक्षित करने का कार्य करे। तो इस प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1970 के दशक में और चमोली जिले में जो आज उत्तराखंड में है, पहले यह उत्तर प्रदेश में था। तो यहां एक कार्यक्रम चलाया। इसके बाद आता है जो राजस्थान की कुछ जातियां हैं, जनजातियां हैं, वहां अनेक प्रकार की जनजातियों ने मिलकर के अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर जिले में और भैरव, देव, डाको, सेंचुरी नामक वनों से संरक्षण, वनों के संरक्षण से संबंधित एक अभियान चलाया। भैरव, देव, डाको, सेंचुरी,
ये वनों के संरक्षण से संबंधित एक अभियान था और राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिल करके और लगभग 12,000 पेड़ों की रक्षा की। भाई बहनों, इस प्रकार से ये था क्या अभियान? तो राजस्थान में भैरव देव डाटा सेंचुरी नामक एक अभियान वृक्षों को संरक्षित करने से संबंधित चलाया गया। भैरव देव हम सभी जानते हैं कि अपने हिंदू धर्म में एक भैरव नामक देवता होते हैं जो बड़े क्रोधी और बड़े क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसा उस वन क्षेत्र में एक और यह अफवाह या सच्चाई जो भी कह लीजिए, ऐसा एक वातावरण तैयार किया कि वहां भैरव देव नामक और देवता का निवास है इस वन में, इसलिए ये इस वन के सभी वृक्ष पर वो निवास करते हैं और कोई भी वृक्ष यदि काटा गया तो भैरव देवता क्रोधित हो जाएंगे। या वनों में कोई भी अवैध कटाई या वनों के जीवों को अगर मारा गया तो भैरव देवता नाराज हो जाएंगे और उसको प्राणदंड देंगे। ऐसा एक अभियान चलाया, ऐसा एक वातावरण तैयार किया और इस वातावरण के नाते से जो भी वहां वनों को काटने के लिए जो भी ठेकेदार आते थे वह डर के और वनों की कटाई नहीं करते थे और जो भी कटाई करने जाते थे उनको वहां के ग्रामीण वासी और अलवर जिले के वो सभी उनको दंड देते थे, छिप करके दंड देते थे। यहां तक कि विदेशियों को आने पर भी वहां और पहरा लगा दिया, पाबंदी लगा दिया। अलवर जिले का वो जो वन क्षेत्र है बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, उसकी खूबसूरती नष्ट ना हो इसके लिए वहां के 5 गांव 6 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर के उस वन क्षेत्र को बचाया और एक अभियान का नाम दिया भैरव देव डाटाओ सेंचुरी। तो इस प्रकार से भाई बहन ये सभी जो हमारे समुदाय, चाहे वो हम जिसको जनजातीय समुदाय कहते हैं, चाहे वो हमारे संगठन के लोग हों, जो गैर सरकारी संगठन के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं, इन सभी ने मिलकर के और एक अच्छा वन संरक्षण के लिए अभियान चलाया। तो समुदाय की भूमिका बहुत बड़ी होती है, सरकार की भूमिका से कहीं अधिक समुदाय की भूमिका होती है, समाज की भूमिका होती है। आज हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। तो वो वाल्मीकि बस्ती में जाकर के और 2 अक्टूबर 2014 को झाड़ू लगाते हैं। तो इसका आशय यह नहीं है कि वो हमेशा झाड़ू लगाते रहेंगे प्रधानमंत्री होकर के। उन्होंने समाज को जागृत करने का कार्य किया कि एक प्रधानमंत्री होकर के और वह जो मलिन बस्ती है वहां जाकर के झाड़ू लगा सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने आसपास पड़ोस में और झाड़ू लगा सकते हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है इस देश को स्वच्छ रखना, हमारा यह कर्तव्य बनता है इस पर्यावरण को स्वच्छ रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षों की रोपाई करना, वृक्षों को संरक्षित करना, वनों की कटाई रोकना, ये हमारा दायित्व बनता है। तो इसीलिए आगे चल करके जो 1952 ईस्वी में जो एक वन नीति बनी थी, उस वन नीति में 1988 ईस्वी में संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात 1988 ईस्वी में समुदाय को आगे लाने के लिए वन संरक्षण में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए जो वन आयोग 1965 में जो वन आयोग की स्थापना हुई थी सन 1965 ईस्वी में, उस वन आयोग और समुदायों के मध्य या एक प्रकार का समझौता था जिसको संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया, जिसको संयुक्त वन और प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया। इस संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत इस संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, इस संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार अर्थात वन आयोग
हुआ और दोनों लोग अर्थात सरकार, वन आयोग और समुदाय जो समाज, ये दोनों मिलकर के वन संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किए। ये उत्तराखंड में इस प्रकार से ऐसे और भी अनेक कार्यक्रम चलाए गए। उत्तराखंड के बाद 1988 ईस्वी में ही यह कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में चलाया गया। ऐसे विभिन्न राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं, वन आयोग के, केंद्रीय वन आयोग और राज्य वन आयोग के माध्यम से और समुदायों के मध्य और एक तालमेल बिठा करके और वन संरक्षण का कार्यक्रम किया, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक खाली भूमि पर वनारोपण का कार्यक्रम हुआ और वह प्रक्रिया आज भी चल रही है। वनारोपण का कार्यक्रम होने के बाद उसको संरक्षित करने के लिए वन वृक्षों के पेड़ों के चारों ओर ईंटे से घेराबंदी हुई, लोहे की जालियां बना करके और उसकी घेराबंदी किया गया। इस प्रकार से अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए। इसके बाद हम जानते हैं एक विजय जड़धारी नाम के व्यक्ति थे। विजय जड़धारी ने जो चिपको आंदोलन में और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और वो विजय जड़धारी ने जो वन संरक्षण का कार्यक्रम तो किया ही चिपको आंदोलन में हिस्सा लेकर के, लेकिन उन्होंने एक अभिनव प्रयोग और किया। उन्होंने किया कि जो अपने और बीज हैं, वो बीज उनका जो है संरक्षण करने का काम शुरू किया। वो बीज क्या, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से वो बीज प्रदूषित हो जाते हैं, उनमें उत्पादकता घट जाती है, उनकी गुणवत्ता घट जाती है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण। इसलिए उन्होंने बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से और फसल उगाने का काम उत्तराखंड में शुरू किया और उन्होंने इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की तकनीकों का विकास किया और उसमें एक उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था 12 अनाजा। 12 अनाजा नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बीजों के संरक्षण के बारे में, बीजों के विकास के बारे में, बीजों के शोधन के बारे में, प्राकृतिक तरीके से कैसे उनका शोधन, उनका संरक्षण किया जा सके और उनका विकास किया जा सके, इस पर पूरा उन्होंने एक प्रकार का निबंध लिखा है, एक प्रकार का निर्देश दिया है और उन्होंने यह करके दिखाया प्रत्यक्ष लोगों को। और आगे चल करके और 2007 में इसी 12 अनाजा पुस्तक पर और गांधी शांति और दिल्ली में गांधी शांति केंद्र है, उस केंद्र द्वारा इनको जो है एक पुरस्कार मिला और उस पुरस्कार 2007 ईस्वी में उस पुरस्कार को प्राप्त करके इनका हौसला और बढ़ा और आगे चल करके लोगों को और जागृत करने का काम और प्रेरित करने का काम इन्होंने किया। इस प्रकार से अनेक ऐसे समुदाय और संगठन और व्यक्ति वनों के संरक्षण, वनों के विकास और वनों को पोषित पल्लवित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, अपने प्राणों की बाजी लगा दिए। तो इस प्रकार से हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रेरित होकर के यह कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज के इस टॉपिक के लिए इतना ही और इससे हमको निश्चित प्रेरणा मिली होगी। हम जानते हैं कि आप प्रेरित होकर के और जो अपना ये माह चल रहा है, जुलाई का माह, ये वन महोत्सव का माह चल रहा है और इस माह में आप अवश्य एक पेड़ अपने द्वारा लगाएंगे, उसको संरक्षित करेंगे, उसको पोषित करेंगे। धन्यवाद।